नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोगों का KVRlearning.com नाम से वेबसाइट भी अवेलेबल है। दोस्तों, आज से केवीआर लर्निंग एकेडमी के इस चैनल पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स का जो है सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, हर एक एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और करंट अफेयर्स में जो है हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या आज से करेंगे कि डेली बेसिस पे जो भी MCQ बनता है, उस MCQ को इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो 5 से लेके 10, 15, 20 जितने भी MCQ पर डे हो सकता है उतना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यह आज का पहला ही सेशन है और हम लोग आगे भी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी सुधार करेंगे। आप लोगों का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जैसा आप लोग फीडबैक दीजिएगा उस अनुसार से हम लोग इस क्लास को और भी सुधार करके अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों, यह आज का पहला वीडियो है। तो चलिए, आज 15 सितंबर को हम लोग इस क्लास को विधिवत स्टार्ट करते हैं। फिर आने वाले समय में इसको और भी थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग बनाएंगे। और हम लोग का जो प्राइमरी सोर्स रहता है, जो करंट अफेयर्स का, जिसके द्वारा हम लोगों ने ये PPT अभी तैयार किया हूँ, तो आप लोगों को बता दूँ तो इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सोर्स होता है, क्योंकि PIB जो है गवर्नमेंट का साइट है। वहाँ पे जो भी फैक्चुअल डेटा होता है वो जो है करेक्ट होता है। उसके अलावा जो दैनिक न्यूज़पेपर होता है हिंदी का, तो उसको भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है। और इंटरनेट पर भी जो सामग्री अवेलेबल है, तो उसको भी हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। तो इस तरह से यह काफ़ी ही कम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी डिटेल है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। या बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, बाइलिंगुअल इसका जो है ऑप्शन भी है। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देंगे। फिर जो है हम लोग इस का आंसर जो है साथ मिल करके खोजेंगे और फिर उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को देखने में किसी तरह की दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आप लोग देखिए क्वेश्चन को और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में इसको अगर पढ़ें तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी में दिया है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हालांकि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको इसमें समाहित किया गया है। इसका कारण यह है कि 15 सितंबर को आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से यह क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है। तो आप लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 15 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो उसके बेसिस पर ही इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लोग ने लिया है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। 1 सेकंड, 10 सेकंड आप लोगों को देता हूँ। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा, अगर पॉलिटी को पढ़े होंगे तो ये जो है इसमें इसका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 343। तो इसके तहत जो है हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। उसके अलावा जो है जो अगला आर्टिकल है 351। तो इसमें जो है देखिए इसका आंसर तो 343 हो जाएगा, अनुच्छेद 343। इस अनुच्छेद के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 351 में। अनुच्छेद 356 में आप लोग जानते हैं कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो भी पॉसिबल ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन में जो भी पॉसिबल आंसर हो सकता है उसको भी डिस्कस साथ में कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक साथ हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। तो इसको जो है पढ़िए और गेस कीजिए ये कौन सा आंसर ये हो सकता है। तो दोस्तों, जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ऑन 11 सितंबर 2025 इंडिया अनाउंस टू अचीव हाउ मच नॉन फॉसिल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, यानी कि
11 सितंबर 2025 को भारत ने कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वह आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो यह जो है 250 इसका जो सही आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 250 गीगावाट। और आप लोगों को पता होगा कि जो भारत का जो टारगेट है कि 2030 तक भारत सरकार जो है 500 गीगावाट का जो है रेन्यूएबल एनर्जी का जो है सोर्स इस्टेब्लिश करेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारे जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भारत ने जो है 11 सितंबर तक 250 जीबी का जो है ये रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा साइड हट के पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए साथ में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये जो हो गया, इसमें साइन किया है जो लोन एग्रीमेंट, कितना का किया है, तो आप लोगों को यही चीज़ बताना है। तो भारत सरकार और एडीबी ने टिहरी झील के क्षेत्र के लिए, इसका जो टिहरी झील का जो क्षेत्र है उसको विकसित करेगा। तो इसी के लिए जो है एक समझौता हुआ है भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इसमें जो है कितना अमाउंट का ऋण समझौता हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो आप लोग गेस कीजिए। और एक चीज़ और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टिहरी झील क्षेत्र किस राज्य या किस रीजन में पड़ता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले जो क्लास होगा उसमें इसका आंसर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इसका जो है आप लोग जवाब दे दीजिए थोड़ा सा गेस करके कि क्या होना चाहिए। चलिए इसका आंसर जो है राइट आंसर होगा बी, 126.42 मिलियन। तो 126.42 मिलियन का जो है ये ऋण का समझौता भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेटाबेस तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह करंट अफेयर्स आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, जो भी वनडे एग्जाम होता है तो उसमें यह करंट अफेयर्स आप लोगों को हेल्पफुल होगा। वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग का प्रयास यह रहेगा कि आने वाले समय में और भी इसमें कुछ जो है और भी फैक्ट्स और डेटा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी समाहित करेंगे। और आगे आने वाले समय में हम लोग इसका सेग्रीगेशन भी करेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, खेलकूद, इकोनॉमी, जिससे भी रिलेटेड है उससे संबंधित उसका जो है डिस्कशन करेंगे। तो यह पहला क्लास था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें जल्दबाजी की है कि सारा क्वेश्चन को जो है एक ही साथ ले लिए हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। लेकिन आने वाले समय में इसमें भी हम लोग सुधार करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसका जो मेन पर्पस था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है अचीव करना है, इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत और जो है विश्व 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल आप लोग जानते होंगे है, ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो दिया गया है, तो उसको जो है अचीव करने में लगा हुआ है। तो इसी दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि व्हाट वाज इंडियाज जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रत्न और आभूषण निर्यात कितना था, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए गैस कीजिए कितना था। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप लोग देख लीजिए कि वित्त वर्ष 2024-25 में, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, भारत का रत्न और आभूषण निर्यात कितना था। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और गैस कीजिए आंसर कितना था। तो इसका जो चलिए राइट आंसर होगा वह होगा 32 बिलियन का ये जो है एक्सपोर्ट हुआ था 2024-25 में। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। तो ये अप्रैल अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का ये जो है डेटा है, कुछ पूछा गया है। तो इतना का जो है 32 बिलियन डॉलर का जो है ये एक्सपोर्ट हुआ था, यानी कि भारत ने इतना का निर्यात किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल।
नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आप लोगों को पता होगा कि जर्जन नामक का जो है एक वहाँ पे मोमेंट हुआ था नेपाल में अभी हाल ही में। तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थे, जो पहले से वहाँ पे जो गवर्नमेंट थे, जो प्रधानमंत्री थे ओली वहाँ के, उनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। काफ़ी जो बवाल हुआ था नेपाल में, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जो है फिर जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनमें से किसी को चुना गया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग शायद काफ़ी जो है भली भांति से परिचित भी होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ही न्यूज में रहा है और संभावना है कि आने वाले समय में जो है यह क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, यह क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, जहाँ पे कि करंट अफेयर्स का आता है। तो चलिए गैस कीजिए यह कौन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर सुशीला कार्की है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही आंसर है। और आप लोगों को पता होगा कि सुशीला कार्की का जो है पढ़ाई लिखाई कुछ जो है इंडिया से ही हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इंडिया के सपोर्टर भी माना जाता है। इंडिया से ये रिलेशन अच्छा करना चाहती है। तो हम लोगों के लिए खास करके जो है हमारे देश के लिए यह अच्छा ही कदम कह सकते हैं। हालांकि जो हमारा जो विदेश नीति होता है, किसी भी देश का जो विदेश नीति होता है, तो वह अपना पहला इंटरेस्ट देखता है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हम लोगों का है, जैसे काला पानी का जो ज़मीन का लेके जो हम लोगों का विवाद है इंडिया और नेपाल का, तो उस पर भी आने वाले समय में हो सकता है कि इस इशू को भी रिजॉल्व कर दिया जाए। तो और इससे पहले आप लोग जानते थे कि ओली जो थे, वो ओली थोड़ा सा चाइना के सपोर्टिव हुआ करते थे, प्रो चाइनीज उसको बोला जाता था। तो ये तो हम लोगों के लिए एक तरह से सही ही रहेगा कि इंडिया का जो है रिलेशन नेपाल के साथ अच्छा हो। दोस्तों चलिए, तो इसका आंसर सुशीला कार्की होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है कि इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया सपोर्टेड विच प्रोजेक्ट इन मॉरिशस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने मॉरिशस में किस परियोजना का समर्थन किया है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका इंडिया में जो है आगमन हुआ था। उनका जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी हुई थी, और उनके जो है बीच में जो है काफ़ी जो है अच्छा जो है रिलेशन भी है। तो भारत और मॉरिशस का भी रिलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आने के बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, नवीन चंद्र राम गुलाम, तो उन्होंने जो है ये प्रोजेक्ट पर जो है अपने ये प्रोजेक्ट को चालू रखना है, तो फिर भारत सरकार की तरफ से भी उसे सपोर्ट किया गया। तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप लोगों को एक बार गेस कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है टर्मिट फॉल तैरतासुर पीवी परियोजना, यानी कि टर्मिट फॉल फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो इसको जो है ना, भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मॉरिशस में सपोर्ट करने का जो है निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, हम लोग इसमें आपका सपोर्टिव रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। और भारत और मॉरिशस का तो वैसे भी रिश्ता काफ़ी ही पुराना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, तो यह भारतीय मूल के ही हैं, तो इससे भी हम लोगों का रिश्ता काफ़ी ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर कोई आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आने वाले समय में हम लोग इस क्लास को और भी इम्प्रूव करेंगे। पहला क्लास है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसमें जो है गलती होने की संभावना है। ये क्वेश्चन को देखिए कि श्रीनिवास इंजेटी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो जो श्रीनिवास इंजेटी है को उसको किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन के बार पढ़ लीजिए, फिर इसका जो है जवाब खोजने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो दोस्तों यह जो श्रीनिवास इंजेती साहब है, यह आईएएस से रिटायर है। इनकी जो नियुक्ति हुई है, ये एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कहाँ पर है ये तो मुंबई में, आप लोगों को पता है। तो इन्हीं का जो है जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो है चेयरमैन इसको अपॉइंट किया गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और यह एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। तो इस तरह से
यह क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया था। तो इस उनको जो है एक अभी पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विच अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू डॉक्टर मनमोहन सिंह पोस्ट मोस्टली, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया, यह जो है क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और गेस कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यह है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव स्मारक पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। तो हम लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करें वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप लोगों को इस जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस इसका पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम लोग कमेंट आप लोगों के जो भी कमेंट आएंगे उसके बेसिस पे पीडीएफ और पीपीटी भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो केवीआर लर्निंग ऐप और kvrlearning.com पर ये अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही क्वेश्चन हम लोगों के लिए था। अगले जब सेशन होगा, अगला जो क्लास होगा तो उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है यही कि इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग उसी तरह के क्वेश्चन जो कंटेंट उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो केवीआर लर्निंग ऐप पर भी इसका जो है ये उस सेक्शन में आपको जो जो डेली जो करंट अफेयर्स का जो क्विज होता है उसमें अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि केवीआर लर्निंग ऐप और kvrlearning.com पर अभी काफ़ी सारे एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो वहाँ पे विजिट करके अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। काफ़ी ही क्वालिटी का टेस्ट सीरीज है और काफ़ी डिटेल एनालिसिस भी उसमें व्याख्या भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं जो कि आपको प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और हम लोग अगले जो डेट का जो करंट अफेयर्स होगा फिर इसी तरह से डिटेल में उसको जो है एनालिसिस करेंगे, उसका जो है ऑप्शन खोजेंगे, फिर उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो यह करंट अफेयर्स का जो कोर्स है और जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।